हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से फेडरल सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी एलिमेंट्स का। भले ही ये फेडरल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करता है, लेकिन कई प्रोविजन सेंटर को स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सख्ती देते हैं। ये यूनिटरी फीचर्स इंश्योर करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनी रहे और ज़रूरत पड़ने पर सेंटर स्टेट्स पर कंट्रोल रख सके। तो आइए इन यूनिटरी फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला यूनिटरी फीचर्स है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि मोर पावर्स विद द सेंटर। यूनियन लिस्ट हैज मोर सब्जेक्ट्स देन द स्टेट लिस्ट। सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स रेस्ट विथ द सेंटर। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के फेवर में है। इसका मतलब है कि सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा शक्ति है। यहाँ पे यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर बात करें तो इस केस में सेंटर का ओवरराइडिंग अथॉरिटी होता है, यानी अगर स्टेट और सेंटर दोनों एक सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है और दोनों अलग होते हैं तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। हमारे देश में रेसिडुअरी पावर्स भी सेंटर के पास ही होती है, जबकि यूएसए जैसे फेडरल कंट्रीज में ये पावर्स स्टेट के पास होती है। इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो एक यूनिटरी फीचर माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, नेम्स और एरियाज, नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर स्टेट्स एंड ओनली ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स की बाउंड्रीज, नाम और एरिया परमानेंट नहीं होते। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टेट्स का नाम बदल सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है या उसका एरिया मॉडिफाई कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट को इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है और किसी भी स्टेट की परमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। ये इंडिया को यूएसए जैसे फेडरल देशों से अलग बनाता है, क्योंकि यूएसए में स्टेट्स इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। उनका नाम या बाउंड्रीज बिना उनकी मर्जी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नो सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट अर्लियर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट्स मस्ट फंक्शन अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेंटर। तो इसका मतलब है इंडिया एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, जो पूरे देश पर लागू होता है, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर। हमारे देश में किसी भी स्टेट के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार नहीं है। पहले सिर्फ एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसके पास आर्टिकल 370 के अंडर अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन 2019 में इस आर्टिकल को हटा दिया गया और अब पूरा भारत एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। ये फीचर इंडिया को यूएसए जैसे फेडरल देशों से अलग बनाता है, क्योंकि यूएसए में हर स्टेट अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और अपनी गवर्नेंस के रूल डिफाइन कर सकता है, लेकिन हमारे देश में सारे स्टेट्स एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंक्शन करते हैं, जो सेंटर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और यूनिटरी फीचर को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का फेडरलिज्म रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है, जिसमें सेंटर का कंट्रोल स्टेट्स पर बना रहता है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली इन मोस्ट केसेज एंड फॉर द सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी कैन बी यूज्ड। तो देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट अक्सर बिना स्टेट्स की परमिशन के भी अमेंडमेंट्स कर सकता है।
कई मामलों में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, जो इसे और भी इजी बनाता है। पर हाँ, ये याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन मोस्टली पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। ये यूएसए के रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें हर अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स की अप्रूवल जरूरी होती है। इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल माना जाता है, जो सेंटर को ज़्यादा पावर देता है और एक यूनिटरी फीचर को दिखाता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 4 यूनिटरी फीचर को समझ लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिटरी फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड इट इज नॉट इक्वल फॉर ऑल स्टेट्स एंड दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए वेयर ईच स्टेट हैज इक्वल सेनेट रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट की पॉपुलेशन के बेस पर होती है, यानी बड़े स्टेट्स को ज़्यादा सीट्स मिलती है और छोटे स्टेट्स को कम सीट्स मिलती है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश जैसी बड़े स्टेट के पास 31 राज्यसभा सीट्स है, जबकि गोवा जैसी छोटी स्टेट के पास सिर्फ 1 राज्यसभा सीट है। ये यूएसए के फेडरल सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां हर स्टेट को सीनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के कैलिफोर्निया और वर्मंट दोनों के पास सीनेट में 2-2 सीट्स होती है, चाहे कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन वर्मंट से कहीं ज़्यादा हो। लेकिन हमारे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फेडरलिज्म को थोड़ा वीक करता है और एक यूनिटरी फीचर को दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ सेंटर के डिसीजंस पर बड़े स्टेट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जबकि छोटे स्टेट्स का कम। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है इमरजेंसी प्रोविजन। इन आवर कंट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। Center takes control during emergencies in our country and these provisions converts the federal structure into a unitary one। तो देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो 3 तरीके की इमरजेंसीज को कवर करते हैं, जो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। जब इमरजेंसी लागू होती है, सेंटर के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है और स्टेट्स की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ समय के लिए यूनिटरी बना देता है। उदाहरण के लिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है और स्टेट इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट डायरेक्ट गवर्नेंस कर सकता है। तो ये प्रोविजन इंडिया को एक फ्लेक्सिबल फेडरेशन बनाता है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर सेंटर पूरे देश का कंट्रोल ले सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट यूनिटरी फीचर है, जो सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिटरी फीचर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि इन आवर कंट्री देयर इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो स्टेट सिटीजनशिप एंड इट इज अनलाइक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया व्हिच हैव डुअल सिटीजनशिप। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। ये सिस्टम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से अलग है, जहां लोग डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, यानी एक तरफ नेशनल सिटीजनशिप होती है और दूसरी तरफ स्टेट सिटीजनशिप भी होती है। मतलब एक व्यक्ति यूएसए का सिटीजन होने के साथ साथ किसी स्पेसिफिक स्टेट जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास का भी अलग सिटीजन होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चाहे आप दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या किसी भी स्टेट से हो, आपकी पहचान सिर्फ एक ही है, जो है भारतीय नागरिक। तो सिंगल सिटीजनशिप एक यूनिटरी फीचर है, जो देश को एकता में जोड़ता है और राज्यों के बीच सिटीजनशिप को लेकर कोई अलग अलग प्रावधान नहीं है। इससे लोगों के अधिकारों और सुविधाओं में समानता बनी रहती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब होता है यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विथ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। एंड इन आवर कंट्री देयर इज नो सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स एज सीन इन द यूएसए। तो देखिए दोस्तों, भारत का जुडिशियल सिस्टम एक यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि पूरे देश के लिए एक ही जुडिशियरी हो जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए काम करे। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ जुडिशियरी सिस्टम डुअल सिस्टम पर बेस्ड है, यानी फेडरल कोर्ट्स अलग होते हैं और स्टेट कोर्ट्स अलग। वहाँ पे हर स्टेट का अपना इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम होता है जो फेडरल सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जुडिशियरी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है जो पूरे देश के केसेस सुनता है। यहाँ पे हर राज्य के लिए हाई कोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं। हमारे देश में लोअर कोर्ट्स भी इसी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पूरे देश में एक ही लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है और लीगल कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। ये सिस्टम भारत की एकता और कानूनी प्रभुता को बनाए रखता है, जो एक यूनिटरी फीचर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि इन आवर कंट्री IAS, IPS, IFS आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। ऑफिसर्स वर्क एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल्स एंड दिस यूनिटरी फीचर वायोलेट्स स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में IAS, IPS और IFS जैसे सर्विसेज शामिल है। ये सर्विसेज सेंटर के कंट्रोल में होती है, लेकिन इनके ऑफिसर्स दोनों यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल्स पर काम करती है। अगर हम स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म की बात करें जैसे यूएसए में होता है, तो वहाँ सेंटर और स्टेट के अलग पब्लिक सर्विसेज होते हैं। लेकिन भारत में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म को थोड़ा वायोलेट करते हैं, क्योंकि इन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर करता है, लेकिन इन्हें स्टेट्स में अपॉइंट किया जाता है। हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑफिसर्स को हटा नहीं सकती, क्योंकि उनका अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास होता है। हमारे देश में ये फीचर इंश्योर करता है कि सेंटर की पॉलिसीज हर स्टेट में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। तो देखा जाए तो ये सिस्टम भारत की एकता और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनाए रखता है, लेकिन स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कुछ हद तक कम कर देता है, जो एक यूनिटरी फीचर माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिटरी फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एंड इट एंश्योर्स फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर स्टेट्स। तो भारत में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी का सिस्टम है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये सिर्फ सेंटर के अकाउंट्स ही नहीं बल्कि स्टेट्स के अकाउंट्स भी ऑडिट करता है। मतलब हर राज्य की फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी इन्हीं के द्वारा सुपरवाइज की जाती है। ये सिस्टम सेंटर को फाइनेंशियल कंट्रोल देता है, क्योंकि केग की रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। स्टेट की कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या मिसयूज केग की ऑडिट रिपोर्ट से पकड़ी जा सकती है। हमारे देश में राज्य सरकार के अकाउंट्स का भी रिव्यू केग करता है, जो सेंटर के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को और मजबूत बनाता है। इस वजह से भारत का ऑडिट सिस्टम एक यूनिटरी फीचर माना जाता है, क्योंकि स्टेट्स अपनी फाइनेंसेस पर पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते और उनका ऑडिट सेंटर के अथॉरिटी के अंदर होता है। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, यानी कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड इट इंक्लूड्स नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी सिचुएशंस। तो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जैसे नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से डिक्लेयर करे कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पूरे देश के लिए ज़रूरी है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। या फिर जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सके। तो ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ज़रूरत पड़ने पर सेंटर डायरेक्ट एक्शन ले सके, जो भारत के यूनिटरी फीचर को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक 11 यूनिटरी फीचर को देख लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हमारे देश में गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही और सी एक्ट्स एज सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्टेट एंड कैन इन्फ्लुएंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर का एक यूनिक रोल है, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा होता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यानी कि ये सेंटर का प्रतिनिधि होता है। स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज पर गवर्नर डायरेक्टली प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को रोकना या प्रेसिडेंट के पास भेजना, इमरजेंसी को रेकमेंड करना अगर राज्य सरकार सही से काम ना करे, और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना और कैबिनेट पर प्रभाव डालना। ये सिस्टम सेंटर को स्टेट्स पर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल देता है, जो फेडरलिज्म को थोड़ा वीक करता है और यूनिटरी फीचर को मजबूत बनाता है। इसी वजह से कई बार स्टेट्स और सेंटर के बीच गवर्नर के रोल को लेकर टेंशन्स भी देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। यानी कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एंड इट इज अनलाइक द यूएस वेयर स्टेट्स कंट्रोल देयर ओन इलेक्शन। तो भारत में एक यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। ये एक इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी का एग्जाम्पल है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के इलेक्शंस एक ही एजेंसी कंडक्ट करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति के इलेक्शंस कंडक्ट करती है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। अगर हम यूएस का सिस्टम देखें तो वहाँ हर स्टेट अपने इलेक्शंस खुद कंडक्ट करती है, यानी इलेक्शन मशीनरी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। लेकिन भारत में एक सिंगल इलेक्शन बॉडी होने की वजह से ये सिस्टम एक यूनिटरी फीचर माना जाता है, जो पूरे देश में एकता और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिटरी फीचर पे। तो हमारा नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है वेटो ओवर स्टेट बिल्स। यानी कि गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल एंड सेंटर हैज कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सेंटर के पास स्टेट्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसे कहते हैं वेटो ओवर स्टेट बिल्स। इसका मतलब है कि गवर्नर कुछ स्पेसिफिक बिल्स को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकता है, जो सेंटर का इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेट्स के लेजिस्लेशन पर बढ़ाता है। हमारे यहाँ जब भी गवर्नर को लगता है कि कोई स्टेट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या सेंटर के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो उस बिल को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव भी कर सकता है या वेटो भी कर सकता है, यानी उस बिल को रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार सेंटर के पास होता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि स्टेट्स कोई ऐसे लॉज पास ना करे जो नेशनल पॉलिसीज या सेंटर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इसे यूनिटरी फीचर इस वजह से माना जाता है क्योंकि सेंटर को स्टेट्स के कानून पर फाइनल अथॉरिटी मिल जाती है, जो भारत के फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी टच देता है। तो देखिए, एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब में 14 यूनिटरी फीचर के बारे में बताया गया है, और हम लोगों ने इस वीडियो में हर एक फीचर को डिटेल में समझ लिया।
देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। क्या हम इस टॉपिक पर वीडियो लाए या नहीं, आप कमेंट में बताएं। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगा आपको ये टॉपिक नहीं चाहिए और मैं अगला चैप्टर पर चला जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।